तो सबसे पहले आप लोगों को ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में आप एक सिंपल सा मैं अभी आपके सामने इंटेस्टाइन वगैरह बनाता हूँ और उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि ये है कि अगर आप ये देखें कि ये फॉर एग्जांपल आपका स्टोमिक है। ठीक हो गया जी, ये स्टोमिक। उसके बाद ये जनाब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह हो गई। उसके बाद यानी कि उसके बाद ये जनाब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह। ठीक हो गया जी, ये क्या आपकी एक तरह की लार्ज इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपकी रुकावट। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी बॉवल है, यानी कि ये आपकी इंटेस्टाइन की कोई नाली है। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों को पता है कि जो आप खुराक खाते हो वो आपके माउथ से आपके कहाँ जाती है? आपकी एक तरह की एसोफेगस के अंदर आती है। जैसे ही एसोफेगस के अंदर खुराक गई, एसोफेगस से फिर ये कहाँ जाती है? आपके एक तरह के स्टोमिक के अंदर आ गई। जैसे ही ये स्टोमिक के अंदर आ गई, उसके बाद ये कहाँ खुराक जाएगी? आपके एक तरह के यहाँ पर स्टोर होगी एक तरह की। ठीक हो गया। उसके बाद ये कहाँ खुराक जाएगी? आपके एक तरह के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गई। ठीक हो गया जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये फॉर एग्जाम्पल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या? ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई ना कोई रुकावट आ गई, जब ये यहाँ पर कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी तो क्या ये खुराक आगे मूव कर सकेगी? अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इन ऑब्स्ट्रक्शन के लिहाज से, रुकावट आने के लिहाज से कौन कौन से फीचर्स आ सकते हैं? इसके चार जो फीचर्स हैं ना, वो आपने लाजमी अपने माइंड में रखने हैं। चार तरह के जो फीचर्स हैं वो आपने हमेशा अपने माइंड में रखने हैं कि वो चार तरह के फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चार फीचर्स जो मैंने कहा है कि ये आप लोगों को लाजमी पता होने चाहिए, वो कौन कौन से हैं। ये इसमें कोई रट्टा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी बात है। अगर आप उसको वैसे ही याद कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की जो टाइप्स होती हैं, सबसे पहले आप लोगों को पता चल गया कि अगर फॉर एग्जांपल ये मैं बताऊं कि ये आपकी क्या इंटेस्टाइन की एक नाली है। ठीक होगा। इस इंटेस्टाइन की नाली के अंदर अगर कोई रुकावट आ जाएगी तो इसको आप क्या कहते हो? तो ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम इसको कहेंगे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ये है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है इसकी कितनी टाइप्स है। तो आपने कहना है कि मेन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की दो टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं आपकी? एक तरह की दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक आपने कहना है डायनामिक। ये कौन सी होती है आपकी? एक तरह की डायनामिक। और दूसरी जो आपकी टाइप होती है उसको हम कहते होते अडायनामिक। दूसरी कौन सी टाइप होती है आपकी? एक तरह की अडायनामिक। डायनामिक के अंदर आपने ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब हम मतलब कि जब भी डायनामिक की बात होगी तो डायनामिक के अंदर आपने जो चीज बतानी होती है उसके अंदर आपने मेन फोकस करना होता है कि कोई रुकावट है क्या, कोई ना कोई एक तरह की कोई ना कोई रुकावट है, मतलब कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। डायनामिक के अंदर अगर आगे हम लिखते होते हैं कि ये क्या आपकी एक तरह की मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। इसको हम कहते होते हैं एक तरह का मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक हो गया जी। ए डायनामिक के मतलब पता है क्या होता है? इसके अंदर हम कहते हैं एब्सेंट ऑफ पेरिस्टालसिस। एब्सेंट ऑफ पेरिस्टालसिस है। इसको अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इन दोनों बातों को। देखें, अब फॉर एग्जांपल ये आपका इस तरह, ये आपकी इंटेस्टाइन, ये आपका स्टोमिक हो गया। स्टोमिक के बाद ये जनाब आपकी इंटेस्टाइन इस तरह हो गई। ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल खुराक यहाँ पर आई है और यहाँ से आगे नहीं जा रही, ठीक हो गया, आगे नहीं जा रही, तो ये एक तरह की हम इसको क्या कहेंगे? अगर आगे नहीं जा रही तो इसकी दो कॉजेज हैं। दो कौन सी कॉजेज हो सकती हैं? एक तो कॉज वो हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई ना कोई आगे आगे कोई ना कोई रुकावट है। अगर तो आगे रुकावट है ना, तो फिर उस कॉज को हम कहते होते हैं मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि कोई ना कोई वाकया ही कोई ना कोई सब्सटेंस है, वाकई कोई ना कोई चीज है जिसकी वजह से जो खुराक है वो आगे नहीं जा रही, उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? एक तरह का डायनामिक। ए डायनामिक का आगे का मतलब होता है, देखें आपका फॉर एग्जांपल ये जब खुराक आगे जाएगी, इसको कोई नर्व्स को मैसेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिंपल सी बात है, आपके जो मसल्स हैं उनको कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। जब मैसेज मिलेगा उसके बाद ही पेरिस्टालसिस मूवमेंट होंगी ना। ये फिजियो के अंदर आप डिटेल के अंदर डिस्कस करोगे कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट कैसे होती है। तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपको पता होना चाहिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो क्या काम करता होता है? वो जनाब आपके इंटेस्टाइन को इनर्वेशन देता है। जब आपके इंटेस्टाइन को इनर्वेशन मिलती होती है तो इसकी वजह से आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। जब आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है तो इसकी वजह से ये खुराक का जो ये वाला जो टुकड़ा होता है ये आगे जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवा रहा है। अगर तो फॉर एग्जांपल नर्व्स का इशू हो, अगर तो फॉर एग्जांपल कोई इनर्वेशन का प्रॉब्लम हो, तो इनर्वेशन की वजह से अगर कुछ मसला बन रहा है तो उसको हम कहते होते हैं कि ये क्या आपका एक तरह का ए डायनामिक कॉज है। उसके अंदर क्या है कि आपकी पेरिस्टालसिस
के हैं वो एक तरह की एब्सेंट है। तो अब मेरे ख्याल में आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ जी जनाब, इंटरेस्ट डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन कौन सी होती है, ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन कौन सी होती है। तो इसके अंदर किसी स्टूडेंट को समझ ना आए वो बंदा पूछ सकता है ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब, इंटरेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि आगे कोई ना कोई रुकावट आ गई है, उस रुकावट की वजह से क्या हो गया, आपका एक तरह का खुराक आगे पास नहीं कर रही, उसको हम कहते होते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की जैसे हर्षबर्ग डिजीज वो एक और कॉज है, उसकी तरफ भी हम आते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं डायनामिक कॉज और एक को क्या कहते हैं, एक तरह का ए डायनामिक कॉज। डायनामिक कॉज के अंदर कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई सब्सटेंस आ गया, कोई कैंसर का सब्सटेंस हो सकता है, आगे हम वर्म्स हो सकता है, या अब मैं इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा। लेकिन ए डायनामिक के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आई, बल्कि इम्पल्स का कोई ना कोई मसला बन गया है, ठीक हो गया, कोई इनर्वेशन का मसला बना है, इस तरह का कोई मसला बनेगा तो उसको हम कहते होते हैं कि ये कौन सा आपका एक तरह का ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन है। अब हम इस बात को थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं और इसको और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। देखें फॉर एग्जाम्पल अब जिस पॉइंट को मैं डिटेल के अंदर डिस्कस करने लगा हूँ वो है आपका एक तरह का मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। इसकी आगे क्या क्या सीन है, आगे आपने ये कहना है इसकी होती है तीन टाइप्स। कितनी टाइप्स होती हैं इसकी, तीन टाइप्स होती हैं। आपने कहना है इसके तीन टाइप्स हैं, कौन कौन से तीन टाइप्स हैं जी, इसको हम देख लेते हैं। आपने सबसे पहले कहना है तीन टाइप्स। एक टाइप को हम कहते हैं इंट्राल्यूमिनल कॉज, एक को हम क्या कहते हैं, एक तरह का इंट्राल्यूमिनल कॉज, ठीक होगा। दूसरा जो कॉज होता है उसको हम कहते होते हैं इंट्राम्यूरल कॉज, क्या कहते हैं, एक तरह का इंट्राम्यूरल कॉज, ठीक हो गया। नंबर थर्ड वाला जो कॉज होता है उसको हम कहते होते हैं जनाब आपका एक तरह का एक्स्ट्रा म्यूरल कॉज। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा ये इंट्रा म्यूरल क्या मतलब है, एक्स्ट्रा म्यूरल क्या मतलब है और इंट्रा म्यूरल क्या मतलब है। हम इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर लेकर जाते हैं। देखें फॉर एग्जाम्पल आपने इस बात को थोड़ा सा गौर करना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक तरह की बावल है, बावल, बावल आपकी कितनी लेयर्स की बनी होती है जी, शाबाश मुझे बताइएगा जी। आपने सुना होगा कि बावल आपकी म्यूकोसा की बनी होती है, सब म्यूकोसा की बनी होती है, सिरोसा की, मस्कुलारिस की होती है और उसके बाद सिरोसा होता है। ये आपने चार चीजें सुनी होंगी, समझ आ रही है। तो अगर तो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि इसके गिर्द क्या होगी, लेयर्स होगी, इसके गिर्द क्या होती है, एक तरह की लेयर्स होती है। ये एक लेयर होगी फॉर एग्जाम्पल, ये दूसरी फॉर एग्जाम्पल आप समझे, ये तीसरी लेयर हो गई, उसके बाद ये आपकी फोर्थ लेयर होगी, ठीक हो गया, ये आपकी फोर्थ लेयर होगी। इसको आपने इस तरह, और ये इधर भी आप इसी तरह बिल्कुल करें कि ये जनाब इसकी लेयर के आउटर लेयर जो इसको बनाती हैं, एक ये लेयर हो गई, उसके बाद जनाब आपकी मतलब कि इसके जो साथ है बिल्कुल एक ये लेयर हो गई, और इसके आउटर जो लेयर है वो आपकी ये वाली हो गई। देखें अब आपने थोड़ा सा गौर करना है, शाबाश। अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन आपके ये वाले ल्यूमन के अंदर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर कोई ना कोई सब्सटेंस आ जाए तो यहाँ से फिर खुराक क्या होगी, वो आगे गुजर सकेगी, नहीं गुजर सकेगी। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, रुकावट होगी। तो जो ल्यूमन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम कहते हैं इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या कहते होते हैं आप, एक तरह का इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है, जो आपके ल्यूमन के अंदर होती है। अब देखें इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन वो होती है जो कि ये जो आपकी लेयर्स है ना इसके दरमियान में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ना कोई आपका सब्सटेंस हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन। और एक्स्ट्रा म्यूरल क्या होता है, एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल वाल के बाहर से कोई प्रेशर डाल रहा है, अगर वाल के बाहर से इधर से कोई प्रेशर डाल रहा होगा तो सिंपल सी बात है ये वाल जो होगी वो अंदर की तरफ जाएगी। जब ये वाल अंदर की तरफ जाएगी तो यहाँ से जो खुराक के सब्सटेंस होंगे वो इजिली पास नहीं करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का एक्स्ट्रा म्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन। अब कोई ऐसा बच्चा जिसको इंट्राम्यूरल, इंट्राल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल की समझ ना आई हो, हाँ जी, हम में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्रा म्यूरल और इंट्रालुमिनल की समझ ना आई हो, ये एमसीक्यूज आते हैं और ये ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो आपको लाजमी इसके अंदर आने ही आने हैं। ये नहीं कि इसके अंदर एमसीक्यूज नहीं, लाजमी इसके अंदर आएंगे। इंट्राल्यूमिनल एक्स्ट्रा को रिपीट करते हैं। देखें फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसकी तीन टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह समझें, आप लोगों को पता है कि एक तरह का अगर ये आपकी ल्यूमन है, ये आपकी एक तरह का क्या है, ल्यूमन है। अगर तो आपको पता है कि ल्यूमन जो होती है वो आपकी जो वाल है ल्यूमन की वो भी लेयर्स की बनी होती है जैसे कि ब्लड वेसल्स आपकी ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया की बनी है। तो इसी तरह जो ल्यूमन है आपके जो इंटेस्टाइन है उसकी जो लेयर्स हैं वो भी आपकी क्या बनी होती है, लेयर्स की बनी होती हैं। अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये लेयर्स हैं जो जनाब जिन्होंने बनाया हुआ
एक लेयर हो गई, ये जनाब दूसरी लेयर हो गई, ये जनाब इस तरह लेयर्स ने कवर किया हुआ है, ठीक हो गया। अब देखें, आपने ये कहना है कि अगर तो फॉर एग्जाम्पल अब देखें, अगर यहाँ पर बिल्कुल सेंटर के अंदर कोई ना कोई रुकावट आ गई है, तो मुझे ये बताएं कि जो खुराक का सब्सटेंस ऊपर से आ रहा होगा वो इधर से गुजर सकेगा सही तरह? ये बता दीजिए शाबाश। जो खुराक का सब्सटेंस होगा वो क्या इधर से आगे गुजर सकेगा? नहीं गुजर सकेगा। जब वो गुजर नहीं सकेगा तो इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन ये वाली जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे? ये ल्यूमन के अंदर है। इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम कहते हैं इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? एक तरह का इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है, ठीक होगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्स्ट्रक्शन आपकी वाल के अंदर हो जाए, अगर यहां पर हो जाए, अगर ये वाल के अंदर हो जाए, ठीक होगा, इसको हम कहते होते हैं इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या कहा जाता है आपको? एक तरह का इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आपकी वाल के अंदर हो जाए, ठीक हो गया। अब देखें, आपने इस तरह समझना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जब वाल के अंदर होगा, देखें, जब ये वाल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो ये जो वाल होगी ये अंदर की तरफ थोड़ी सी धंसेगी, ऐसे ही है ना, डाइलेट हो जाएगी ना। अगर नॉर्मल वाल इतनी है, जब इसके अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस आएगा इस तरह, तो ये क्या होगा? ये इस तरह थोड़ी सी इस तरह हो जाएगी, ठीक है। जब ये अंदर की तरफ थोड़ी सी जा रही है तो ये रुकावट पैदा करेगी इस तरह। जब ये रुकावट पैदा करेगी तो इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर वाल की वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? एक तरह का इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है। अब दूसरी बात देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सटेंस है, कोई एक तरह का कोई कैंसर का कोई सब्सटेंस है या कोई ऐसी चीज है जो कि जनाब आपकी आउटसाइड द ल्यूमन है। कहां पर है? आपके आउटसाइड द ल्यूमन है। जब ये आपकी आउटसाइड द ल्यूमन है तो ये ल्यूमन जो होगा, ल्यूमन के ऊपर प्रेशर डालेगी कि नहीं डालेगी? सिंपल सी बात है, ये ल्यूमन के ऊपर प्रेशर डालेगी। जब ये ल्यूमन के ऊपर, सॉरी, वाल के ऊपर प्रेशर डालेगी, जब ये वाल के ऊपर प्रेशर डाला, वाल अंदर की तरफ गई, जैसे ही वाल अंदर की तरफ गई तो जो खुराक होगी वो इधर से जो गुजर रही होगी वो इजीली गुजर नहीं सकेगी। इसकी वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन। तो कोई आप ऐसा बच्चा जिसको ये इंट्राल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल की समझ ना आई हो, शाबाश। एनीवन, कोई ऐसा बच्चा? ओके जी। अब हम आते हैं आपका इंट्राल्यूमिनल को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर लेकर जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया कि इंट्राल्यूमिनल क्या होता है, तो देखें, इंट्राल्यूमिनल के अंदर जो आपके कॉजेज होते हैं वो होते हैं फीकल इंफेक्शन। क्या होते हैं आपके? एक तरह का फीकल इंफेक्शन। फीकल इंफेक्शन होने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये हम देखते हैं कि ये जनाब आपकी एक तरह की क्या है, इंटेस्टाइन इस तरह है, ठीक हो गया जी। ये इस तरह अगर इंटेस्टाइन को हम इमेजिन करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये जनाब आपका एक तरह का ये हिसाब है। फीकल इंफेक्शन का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जो फीसीज है, तो सिर्फ वो है, फ्लूइड नहीं है, फीसिस के साथ फ्लूइड नहीं है, तो फीसिस बहुत हार्ड हो जाते हैं। जब ये फीसिस बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए ना, तो ये फीसिस आपके इंटेस्टाइन के अंदर ही रुकना शुरू हो जाते हैं, ये आगे पास ही नहीं करते। जब ये फीसिस आगे पास ही ना करते तो ये बहुत देर तक आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ही रहते हैं, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ही रहते हैं। जब ये आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ही रहेंगे, बहुत ज्यादा देर तक आगे पास ही नहीं कर रहे क्योंकि इसके साथ फ्लूइड नहीं है, तो इसको हम कहते हैं फीकल इंफेक्शन। क्या कहते हैं? एक तरह का फीकल इंफेक्शन कहते होते हैं। ये क्यों? क्योंकि फ्लूइड कम होता है बंदे के अंदर। तो ऐसे बंदे के अंदर हम क्या करते होते हैं? फ्लूइड वगैरह देते होते हैं। तो इसको आपने कहना होता है कि ये क्या होता है? फीकल इंफेक्शन। दूसरी बात पर देखने का दूसरा कौन सा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अब कोई ऐसी बात जिसके अंदर आप ये देखें कि एक बंदा फॉरेन बॉडी ले लेता है। जैसे कि फॉरेन बॉडी होने का मतलब ये कि एक बच्चा है, उसने कॉइन्स उसने क्या किया, उसने जनाब कॉइन्स वगैरह जो है वो जनाब वो उसके साथ खेल रहा था और जनाब उसकी एसोफेगस के थ्रू वो कहाँ चला गया? आपके एक तरह के इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। अब ये जहां पर कॉइन्स जो है वो अटक गया है, तो ये ल्यूमन के अंदर ही गया है ना, किसी और जगह पर तो नहीं ना गया, ल्यूमन के अंदर ही गया ना। तो ये जो हो गया फॉर एग्जाम्पल फॉरेन बॉडी हो गया, इसके साथ आप क्या लिख सकते हैं? एक तरह का फॉरेन बॉडी। नंबर 2। नंबर 3 क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर वर्म्स होते हैं, वर्म्स का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो कहते हैं ना तेरे पेट में कीड़े पड़े हुए हैं, वो वाला हिसाब है, ठीक होगा। तो ये वर्म्स जो होंगे ये साइज में बहुत ज्यादा होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पर एक तक ये साइज में बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक हो गया, तो इसकी वजह से मन के अंदर किया आपका वर्म्स के मेन ये 3 कॉज होते हैं जो कि जनाब आपका क्या करवाते होते हैं? एक तरह का मतलब कि इंट्राल्यूमिनल कॉज करवाते होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाल स्टोन, समझ आ रही है? गाल स्टोन। अब देखिए, मेरी बात को गौर करना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते थे, हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है? आपके एक तरह का लीवर होता है।
लीवर, और यहाँ पर क्या होता है आपका, एक तरह का आपका गाल ब्लैडर होता है, ऐसे ही है। अब स्टोन गाल ब्लैडर के अंदर होता था, अब वो मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ, मैं उस प्रोजेक्ट की तरफ तो जाने से रहा। अगर यहाँ पर स्टोन होता था, यहाँ पर स्टोन होता था, तो ये स्टोन इस तरह डक्ट आती थी, और ये जो डक्ट होती थी ये जनाब इधर से इस तरह मिली हुई होती थी, ठीक है। अब देखें अगर फॉर एग्जाम्पल ये स्टोन इधर से पास करता 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 आपकी इधर इंटेस्टाइन के अंदर आ जाए, तो फिर भी तो आप लोगों का एक तरह का इशू बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो गाल स्टोन, आपका गाल स्टोन एक और काज हो गया। कौन काज होगा आपका, गाल स्टोन, ये हो गया, ठीक है। तो ये जनाब आपके मेन 4 कॉज होते हैं जो इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन काज करवाते होते हैं। मेन कितने कॉज होते हैं आपके, 4 होते हैं जो कि क्या काज करवाते हैं आपके, इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन काज करवाते हैं। अब हम आ जाते हैं आगे, आगे देखते हैं कि आप लोगों का फॉर एग्जांपल और कौन कौन से कॉज है। आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंट्राम्यूरल, आगे जिसका पता होना वो कौन सा होता है आपके, एक तरह का इंट्राम्यूरल कॉज कौन से होते हैं। इंट्राम्यूरल कॉज के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल देखें, ये आपकी इंटेस्टाइन थी, इस तरह बॉवल थी, इस बॉवल को जो इस तरह कवर कर रहा था वो क्या थी, एक तरह की लेयर्स थी, 3 4, ये इस तरह लेयर्स हैं, ठीक है। अब देखें आपने सुना होगा कि इंटेस्टाइन का कैंसर हो गया जी किसी बंदे को। जब उस बंदे को किसी को इंटेस्टाइन का कैंसर होगा तो वो वाल को इस तरह कवर करता है, वो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, वो सुना ना, म्यूकोसा के अंदर है सब। मजीद साहिल, मेरे ख्याल में इससे बेहतर मैं कोई इंट्राल्यूमिनल के बारे में नहीं बता सकता, अगर आपको इंट्राल्यूमिनल के बारे में भी समझ नहीं आई इसके तरह। इंट्राल्यूमिनल का मतलब होता है आपके ल्यूमिन के अंदर, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये थर्ड टाइम है, उसकी रीजन नहीं होती कि अगर एक बच्चा को नहीं है और तकरीबन दूसरे जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि यार बार बार रिपीट हो रही है बात, हो तो उनके लिए मसला बनता है, ठीक है। तो अब देखें इंट्राल्यूमिनल का मतलब होता है कि ये ल्यूमिन के अंदर है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन, इसको हम कहते हैं इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसके जो कॉजेज होते हैं इंट्राल्यूमिनल के, वो होते हैं आपके नंबर 1 आप कह सकते हो कि फीकल इंफेक्शन होती है, फीसिस का एक जगह पर रुक जाना। नंबर 2 आप कहते होते हो वो आ जाता है कि हाँ जी जनाब आपके वर्म्स हो गए। इसके बाद नंबर 3 जो होते हैं वो गाल स्टोन हो गया। नंबर 4 जो होता है वो आप कहते होते हो कि फॉरेन बॉडी हो गया। ये इसके फॉरेन बॉडी आपके यहाँ आते हैं, ल्यूमन के गट वाली ल्यूमन के अंदर आते हैं, समझ आ रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इंट्राम्यूरल की जब हम बात करते हैं, तो इंट्राम्यूरल के अंदर जब हम आते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल के अंदर सबसे पहले आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि जो मलिग्नेंसी हो, जो कैंसर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को एक तरह का इंटेस्टाइन की ल्यूमन का, इंटेस्टाइन की वाल का कैंसर हो जाए, तो वो इंटेस्टाइन की वाल के अंदर स्प्रेड करना शुरू कर देगा। जब ये इंटेस्टाइन की वाल के अंदर स्प्रेड करेगा तो ये जो कैंसर होगा ये वाल अब अंदर की तरफ जाएगी, ये कैंसर अब अंदर फैलता जाएगा। जब ये कैंसर अंदर फैलता जाएगा तो मुझे ये बताएं कि ये एक तरह की रुकावट पैदा करेगा कि नहीं करेगा। रुकावट पैदा इजीली करेगा, क्यों, क्योंकि अब यहाँ से जो खुराक गुजरेगी अब उसके लिए रास्ता कम हो गया है। तो ये क्या हो गया, एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ये कौन किसके अंदर हो सकता है, मलिग्नेंसी के अंदर हो सकता है। उसके बाद स्ट्रिक्चर, स्ट्रक्चर हम देखते हैं एक तरह के स्कार्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जब यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं स्ट्रक्चर वगैरह बनते हैं। ये मोस्टली आप किसके अंदर होता है, ट्यूबरक्लोसिस का जो पेशेंट होता है, अगर किसी बंदे को इंटेस्टाइन की टीबी हुई हो, टीबी सिर्फ फेफड़ों की नहीं होती, टीबी आपके दिमाग की भी होती है, टीबी आपकी हड्डियों की भी होती है, टीबी आपके इंटेस्टाइन की भी होती है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो टीबी होती है वो आपके फेफड़ों की होती है। इस वजह से हम लोगों को मोस्टली यही पता होता है कि हाँ जी जनाब टीबी फेफड़ों की है, ठीक है। लेकिन ये नहीं होता कि सिर्फ टीबी फेफड़ों की होती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर वगैरह हो तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। तो ये होता है इंट्राम्यूरल कॉज। ये दोनों कौन से कॉज होते हैं आपके, एक तरह के इंट्राम्यूरल कॉज होते हैं। अब हम आते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल की तरफ कि आपके एक्स्ट्रा म्यूरल कौन से होते हैं। एक्स्ट्रा म्यूरल के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि नंबर 1 जो इसका कॉज होता है, आप लोग जीआईटी के अंदर, अगर आप लोगों ने जीआईटी की पैथोलॉजी पढ़ी है तो उसके अंदर आप एक डिजीज पढ़ते होते हो जिसको हम कहते हैं वाल्वुलस। क्या कहते हैं, एक तरह का वाल्वुलस है। अगर आप वो डिजीज पढ़ोगे, उस वाल्वुलस के अंदर क्या होता है, वाल्वुलस और वाल्वुलस के अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक तरह की इंटेस्टाइन है, ठीक हो गया जी। ये आपकी एक तरह इंटेस्टाइन है, ये आपकी इंटेस्टाइन एक तरह की ट्विस्ट हो गई है, फॉर एग्जांपल इस तरह वाल्व एक दूसरे के ऊपर आ गई है, ठीक हो गया। उसको हम कहते होते हैं वाल्वुलस। अब ये जो इंटेस्टाइन इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, बाहर से डाल रही है ना, तो जब ये बाहर से प्रेशर डालेगी इसको हम कहते होते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल। कभी भी अगर किसी को बाहर से प्रेशर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का एक्स्ट्रा म्यूरल। और एक हम डिजीज पढ़ेंगे जिसका नाम होता है इंटोसुसेप्शन।
यानी कि अभी मैं आप लोगों को ये दोनों डिजीज जो है ना वो मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, क्योंकि पिक्चर से आप अच्छे से समझ जाओगे। वाल्वुलस, वाल्वुलस, और दूसरा कौन सा होता है नंबर 2, आपने क्या कहना है, एक तरह का इंटोसुसेप्शन। इंटोसुसेप्शन बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, और ये भी मैं इसकी भी आगे मैं बता देता हूँ कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं आप लोगों को इधर गूगल के ऊपर लेकर चला जाता हूँ और उधर आपको सही पता चल जाएगा। एक मिनट जी। अब इन पिक्चर्स के ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा गौर करें, अब वाल्वुलस नॉर्मल क्या होती है, ये नॉर्मल इस तरह इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब अगर इंटेस्टाइन अपने ही गिर्द कवर कर ले, अपने ही गिर्द कवर हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का वाल्वुलस है। अपने ही गिर्द जब इंटेस्टाइन कवर हो जाएगी, ये देखें इंटेस्टाइन कवर होगी कि नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल जब हम जैसे कपड़े वगैरह में छोड़ते हैं, ये वाला सीन जो होगा वो क्या होगा, वाल्वुलस। अब ये आपकी एक तरह की आप समझे कि ये नॉर्मल है, ठीक होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक दूसरे की कवर हो गई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का ट्विस्ट हो गई है, ट्विस्टिंग की, ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन को हम क्या कहते हैं, एक तरह का वाल्वुलस कहते हैं। तो जब आपकी ट्विस्टिंग होगी, तो क्या आपके इंटेस्टाइन के अंदर इशू है, आपके ल्यूमन के अंदर इशू है, नहीं, आपके ल्यूमन के अंदर इशू नहीं है। क्या आपके बाहर इशू है, बाहर भी इशू, लेयर्स के अंदर इशू, लेयर्स के अंदर, बल्कि बाहर से आपकी वाल ने दूसरी वाल के ऊपर प्रेशर डाला, ठीक है। तो ये होता है आपकी एक्स्ट्रा म्यूरल। अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल इंटरसेप्शन को देख लेते हैं कि इंटरसेप्शन का क्या सीन है। अगर हम देखें, अब देखें इंटरसेप्शन के अंदर आपको जो मेन बात का पता होना चाहिए वो ये है कि अब ना, ये आपकी नॉर्मल बाइल है ना, अब इसके अंदर हुआ क्या है कि ये आगे वाली बाउल आपके, ये बाउल के अंदर जा चुकी है, एक बावल दूसरी बावल को पंच कर रही है, पुश कर रही है, समझ आ रही है, मतलब कि एक जो बावल है वो पीछे वाली बावल को धक्का लगा रही है, आगे आने नहीं दे रही, तो इसको हम कहते होते हैं इंटरसेप्शन। अगर आप ये देखें कि ये नॉर्मल है, ठीक हो गया। अब देखें, ये बावल जो है वो खुद ही बाहर से अंदर की तरफ धंसी जा रही है, और ये देखें ल्यूमन तंग हो गया है। जब ये ल्यूमन तंग हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और इस ऑब्स्ट्रक्शन को क्या कहेंगे, ये बाहर से अंदर की तरफ वाल्व का इशू है, यानी कि बाहर से जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे एक तरह का एक्स्ट्रा म्यूरल, ठीक है। इंटेस्टाइनल फोल्डिंग होना शुरू हो जाती है इसके अंदर। तो अब हम आ जाते हैं जनाब आगे, और आगे देखते हैं क्या क्या सीन है। तो एक्स्ट्रा म्यूरल को हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक्स्ट्रा म्यूरल के अंदर आपको जो मेन चीजों जिसका पता होना चाहिए वो कौन से हैं, एक्स्ट्रा म्यूरल। जबी अपना नाम ना दूसरा रख लो, जो चेंज कर लो, ठीक है, शिराज कर लो या कोई और नाम कर लो। तो एक्स्ट्रा म्यूरल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एक्स्ट्रा म्यूरल, एक्स्ट्रा म्यूरल के अंदर आप लोगों को किस किस चीज का पता होना चाहिए। नंबर 1, एक जिसका आप लोगों को पता होना चाहिए वो क्या होता है, आपका एक तरह का वाल्व्यूलस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का वाल्व्यूलस। नंबर 2 जिसका पता होना चाहिए उसको हम कहते होते हैं इंटोसुसेप्शन। इंटोसुसेप्शन पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखा दी है। नंबर 3 जिसका पता होना चाहिए, हर्निया। अब कोई बच्चे, हर्निया एक बहुत ज्यादा टॉपिक है। हर्निया का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी इंटेस्टाइन जो हो, ठीक हो गया, मतलब कि आपके इंटेस्टाइन जो है वो आपके वीक पार्ट से प्रोट्रूड हो जाए, तो उसको हम कहते होते हैं हर्निया, ठीक हो गया। आपके इंटेस्टाइनल पार्ट हो गए वो जैसे ही आपकी बॉडी के वीक पार्ट से बाहर निकलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का हर्निया। और हर्निया के अंदर भी क्या होता है, एक तरह का बाहर से एक तरह का इफेक्ट होता है। और नंबर 4, एडहीजन, यानी कि ये कुछ एक्स्ट्रा म्यूरल की कॉजेज हैं। तो ये जनाब सारी की सारी कॉजेज थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन, इंट्रा यानी कि डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन, ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल के अंदर लेकर जाता हूँ, फिर आप लोगों को सही पता चल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है।
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब आपने ये कहना है कि जब भी आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका वॉल्यूम है, जो आपकी खुराक है, अगर उसके पैसेज के अंदर रुकावट हो जाए तो उसको हम कहते होते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। फिर आपने कहना है इसकी मेनली आपकी दो कॉजेज हैं, एक होता है डायनामिक कॉज और दूसरा आपने कहना है ए डायनामिक कॉज। दूसरी कौन सी होती है आपकी, एक तरह की ए डायनामिक कॉज। डायनामिक कॉज के अंदर आपने बताना है कि इसके अंदर जो मेन कॉज बनता होता है उसको हम कहते होते हैं कि ये जनाब आपकी क्या है, एक तरह की मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, वाकई कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। इसके अंदर हम लोगों ने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि कौन कौन सी वाकई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल इंट्राल्यूमिनल कौन सा हो सकता है, एक तरह का। मुझे कॉजेज पता है कितनी टाइप्स थी इसकी, शाबाश। इंट्राल्यूमिनल, दूसरी कौन सी टाइप थी इसकी, दूसरी इंट्रा, जो दूसरी टाइप थी उसका नाम बताएं, दूसरी कौन सी टाइप थी, इंट्रा, इंट्राम्यूरल। और नंबर थर्ड जो थी उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का एक्स्ट्रा म्यूरल, एक्स्ट्रा म्यूरल। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि इंट्राल्यूमिनल के अंदर कौन कौन सी टाइप्स थी। इंट्राल्यूमिनल की आगे कौन सी टाइप्स थी ये बताएं, इंट्राल्यूमिनल की। तो इंट्राल्यूमिनल के अंदर आपने बताना है फीकल इंपेक्शन। कौन सा था आपका, फीकल इंपेक्शन हो जाता है, नंबर वन। उसके बाद आप लोगों ने आगे बताना है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, एक तरह का गाल स्टोन। उसके बाद आपने कहना है फॉरेन बॉडी। उसके बाद आप लोगों ने बताना है वर्म्स। ठीक है, ये फोर कॉज जो आप लोगों को पता होने चाहिए, शाबाश। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल के अंदर आप लोगों को पता होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, एक तरह का मलिग्नेंसी। उसके बाद कहता है आप एक तरह का स्ट्रक्चर, ये वाला। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल के ऊपर। एक्स्ट्रा म्यूरल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल वाल्व्यूलस हो सकती है। उसके बाद इंटोसिसेप्शन हो सकती है। उसके बाद आगे जो आपकी टाइप आ जाती है उसको हम कहते हैं हर्निया हो सकता है। और इसके बाद क्या हो सकता है आपके, एक तरह का मतलब कि एडहीजन हो सकती है। ये जो ए डायनामिक कॉज है, इसका कॉज किसी भी जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन के साथ नहीं है, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक होगा, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर नहीं है। तो ये था जनाब आपके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज। अब हम आगे आते हैं, आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन सी चीजें, ठीक है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ए डायनामिक कॉज, ए डायनामिक कॉज के अंदर जो मेन आप जो फीचर है जिसका आपको पता होना चाहिए, आपने इस तरह याद करना है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर ना ए डायनामिक के अंदर मोस्टली एक बात क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर लाजमी बताता है, पोस्ट ऑपरेटिव। आंखें बंद करके मेरी बात को गौर कर लीजिएगा, पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक हो गया। उसके बाद यानी कि कभी भी हिस्ट्री आएगी ना, पता क्या होगा इसके कॉजेज क्या होते हैं, वो कहता है कि हाँ जी जनाब एक बंदा था, उसका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद अब उसको एक तरह के फीसिस नहीं पास हो रहे, अब उसको वॉमिटिंग होगी, abdominal डिस्टेंशन होगी और पेन हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, आपने कहना ये एक तरह के एडानोमिक कॉज है। ठीक हो गया। पोस्ट ऑपरेटिव कभी भी क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो आपने एडानोमिक कॉज की तरफ जाना है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर पोटाशियम का लेवल कम है, हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया क्यों, क्योंकि ये जनाब आपकी इंटेस्टाइन की मोबिलिटी को रोकता है, इंटेस्टाइनल मोटेलिटी को रोकता है। आपने कहना इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस को रोकता है, कम करता है। अगर आपका क्लीमिया पोटाशियम का लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को पेरिटोनाइटिस हो जाए, पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस पता क्या हिसाब होता है, देखें इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, अभी तक कभी आपके पेट में दर्द हुई हो, ठीक है, आप देखें फॉर एग्जांपल पेरिटोनाइटिस का मतलब क्या है। पेरिटोनाइटिस अगर हम देखें कि ये जनाब आपका, ये भी टॉपिक हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये आपका स्टोमिक हो गया, ठीक है, उसके बाद ये जनाब आपकी इंटेस्टाइन हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद ये जनाब आपका एक तरह का मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन होगी। उसके बाद देखें इन सब, इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हो कि यहाँ पर मतलब कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का पैंक्रियास साहब लगा हुआ होता है। इसके बाद यहाँ पर स्प्लीन होती है, यहाँ पर लीवर होता है, यहाँ पर गाल ब्लैडर होता है। ठीक है, इन सब को जो कवर कर रहा होता है वो क्या होता है, आपके एक तरह का पैंक्रिया और पेरिटोनियम कैविटी होती है। किडनी भी होता है, यूरेटर भी होता है, ब्लैडर भी होता है, वो सारे भी होते हैं। लेकिन मेन मेरा बताने का मकसद क्या है, देखें फॉर एग्जाम्पल आपने शिराज एक मिनट सबर कर ला यार। अच्छा अच्छा जी, अब फारिज ये आपकी क्लिनिकल की क्लास, सर्जरी की क्लास है, ये बेसिक की क्लास नहीं है, ठीक है। तो अब देखें कि ए डायनामिक कॉज के अंदर जो मेन चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए वो क्या है, कि आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है कि पेरिटोन, अगर फॉर एग्जांपल कभी आपने गौर किया
कि एक बंदा उसको यहाँ पर पेन स्टार्ट हो गई, यानी कि कभी आपके पेट के अंदर दर्द काफी ज्यादा स्टार्ट हो गई हो, क्या आप उस वक्त अपने पेट को ऐसे नहीं कर लेते हो जैसे कभी आपके सीवियर दर्द और आप अपने पेट को अपनी टांगों को अपने पेट की तरफ लेकर आए हो, अपने सॉरी अपने जो अपना सर है वो अपने पेट की तरफ लेकर हो क्योंकि सीवियर दर्द और आप चाहते हो कि किसी तरह की कोई मूवमेंट ना हो। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? कभी आपने सोचा हो कि कभी यार किसी तरह की कोई मूवमेंट ना हो, क्यों? क्योंकि मूवमेंट होगी तो दर्द बहुत ज्यादा होगी। तो पेरिटोनाइटिस के अंदर पता है क्या होता है? पेरिटोनाइटिस के अंदर सीवियर पेन होती है, क्या होती है? बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है। जब सीवियर पेन होती है ना, यानी कि ये पूरा जो abdomen होता है ना, पूरे का पूरा जो abdomen होता है, यहाँ पर जितने भी आर्गन होते हैं उसके ऊपर टेंडरनेस आ जाती है। वहां पर बंदा हाथ भी लगाता है ना कोई बंदा, तो बंदा कहता है मेरे बहुत दर्द हो रही, मेरे हाथ मत लगाओ, ठीक हो गया। और उस नतीजे में क्या करेगा? क्या बंदा कहेगा कि हाँ जी जनाब मैंने खाना खाना है? क्या बंदा उधर से मूव करेगा? बल्कि इंसान सांस तक बहुत ज्यादा सुकून से लेता है कि अगर मैंने सांस भी लिया तो सांस के साथ मेरे abdominal मसल भी मूव करेंगे जिसकी वजह से मुझे पेन होगी। तो अब देखें, जब पेरिटोनाइटिस के अंदर बंदे को इतनी ज्यादा सीवियर पेन होगी वो किसी तरह की मूवमेंट करेगा नहीं जिसकी वजह से आपकी इंटेस्टाइनल मोटेलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो खुराक होगी वो आगे पास नहीं करेगी। जब कोई चीज आगे ही नहीं पास करेगी तो क्या होगा? ये भी एक ऑब्स्ट्रक्शन की कॉज है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, आगे कौन सा होता है? पेरिटोनाइटिस भी एक ऑब्स्ट्रक्शन की कॉज होती है। आगे देखें आगे कौन सा कॉज होता है। आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि आगे इसके कॉजेज के अंदर मेन हम जो डिस्कस करते होते हैं वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के बॉडी के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ गया, हाई लेवल ऑफ यूरिया, और इन सब को एक टर्म से बुलाया जाता है, उसको हम कहते हैं पैरालाइटिक इलियस। क्या कहते हैं? एक तरह का पैरालाइटिक इलियस। इन सब को एक टर्म से बुलाया जाता है। क्वेश्चन के अंदर ये आएगा पैरालाइटिक इलियस, या फिर ये आएगा, वो पता कैसे क्वेश्चन पूछेगा? वो कहेगा कि हाँ जी जनाब एक बंदा है उसका ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद जनाब उसके फीसिस पास नहीं हो रहे, उसको वॉमिट आ रही है, उसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या, उसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो उसको क्या है? आपने क्या कहना? उसको एडिडायनामिक कॉज है, उसको पैरालाइटिक इलियस है। मतलब मेरी बात करने का मकसद ये है कि इन सब को आप पैरालाइटिक इलियस के नाम से भी जानते हो, यानी कि आपका पैरालाइसिस हो चुकी इलियम की, ठीक होगा। इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का पैरालाइटिक इलियस है, पैरालाइसिस एक तरह की, ठीक है? यानी कि इलियम जो है वो मूवमेंट नहीं जा रहा, इसको हम कहते हैं पैरालाइटिक इलियस। इन सब को हम एक नाम इससे भी कह देते हैं, ठीक है? तो ये था जनाब आपका एडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन, डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को पता चल गया होगा कि डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन या एडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। अब एक सिंपल सी बात है, फोर जो है ना टेट्रा, जो इसके अंदर मेन फीचर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। बल्कि जिस बच्चे ने ये गौर से सुना होगा उसको फीचर्स खुद ही बता सकता है मुझे कि इसके फीचर्स आगे कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है? ऑब्स्ट्रक्शन का आपको पता चल गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसा आएगा? जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसके अंदर ये बातें लाजमी लिखी होंगी जी। कौन कौन सी? लास्ट पॉइंट रिपीट, लास्ट पॉइंट कौन सा रिपीट का कह रहे हैं आप? पैरालाइटिक इलियस का मैंने बताया ना कि पैरालाइटिक इलियस वाली बात कर रहे हैं जो शायस्ता, उसको समझ नहीं है हम ना, नासिर शायस्ता। पैरालाइटिक इलियस हम उस सबको कहते हैं जिसके अंदर आपकी जो मतलब के जो इंटेस्टाइन है वो एक तरह की मूव ही नहीं हो रही, ठीक होगा। इसको हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं पैरालाइटिक इलियस। इसको हम कहते हैं एक तरह का पैरालाइटिक इलियस भी कहते होते हैं। अब हम आ जाते हैं जनाब आपके फीचर्स कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे। अच्छा, ये बिल्कुल छोटी सी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक तरह की क्या, एक तरह की यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो मुझे अब आप लोगों ने एक बात बतानी है। क्या इधर से जो खुराक होगी, इधर से जो खुराक होगी वो आगे पास करेगी? शाबाश, ये बताइएगा जी। जो खुराक होगी वो आगे पास करेगी? कोई स्टू मतलब कोई चीज आगे पास करेगी? ये बता दे। आगे पास करेगी? आगे पास कर ही नहीं सकती क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। जब आगे पास नहीं करेगी तो फीसिस होंगे नहीं, कॉन्स्टिपेशन। नंबर वन बंदे को क्या होती है? एक तरह की कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक हो गया नंबर वन। नंबर टू कौन सा कॉज हो सकता है? नंबर टू आप लोगों ने कहना है कि ये जब खुराक आगे जा नहीं रही थी, ये खुराक कहाँ जाएगी? ये खुराक जिधर से ऐसी उधर वापस जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये स्टोमिक के अंदर ज्यादा होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, उसके बाद क्या होगी? बंदे को वॉमिट आएगी, वॉमिट। इसका नंबर थर्ड क्या होता है? वॉमिट। नंबर थर्ड क्या है? अच्छा, जब ये खुराक बाहर नहीं जा रही तो ये ल्यूमन के अंदर ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। जब ये ल्यूमन के अंदर ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा? एब्डोमिन जो होगा वो फूल जाएगा, जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्या कहते हैं? एक तरह का एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो नंबर थर्ड को आपने कहना है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्या कहना है आपने? एक तरह का एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद नंबर फोर जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब यहाँ पर चीज इकट्ठी हो रही तो इसके साथ नर्व्स भी गुजर रही हैं, तो नर्व्स को ये एक तरह का इरिटेट करेगी कि नहीं करेगी? जब ये नर्व्स गुजर रही हैं, जो आपकी ब्लड वेसल गुजर रही हैं, उसको एक तरह का इरिटेट करेगी कि नहीं करेगी? तो सिंपल सी बात है, जो आपकी इसके साथ जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, जब वो गुजर रही हैं उसको इरिटेट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आपके एक तरह का
पेन होगी, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर ये चार चीजें बताई हो ना, एक तरह का कौन कौन सा, कि एक पेशेंट है वो जनाब हमारे पास प्रेजेंट करता है, उसको वॉमिटिंग है, उसको जनाब एक तरह का कॉन्स्टिपेशन है, उसको जनाब अब्डोमिनल डिस्टेंशन और उसको पेन है। ये चार चीजें किसी भी जगह पर आपको मिलती हैं तो आपने क्या कहना, आपने कहना उसको ऑब्स्ट्रक्शन है कोई ना कोई। फॉर एग्जाम्पल वो घर वाले कहते हैं कि हमारी बेटी जो है ना वो जनाब, या बेटा जो है ना वो जनाब, एक तो क्या है ये मतलब कि वो कहते हैं हाँ जी जनाब 8 साल का बच्चा है, ठीक है, 8 ईयर्स उसकी एज है, और उसके बाद क्या होता है उसको जो है वो जनाब फीसिस पास नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन में उसको ठीक होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि जब फीसिस पास करते हैं तो वो बहुत ज्यादा दर्द होती है, उसको बहुत ज्यादा पेन होती है, और जो स्टोमिक है उसके ऊपर जब हम हाथ लगाते हैं तो हमें लगता है ऐसे जैसे बहुत ज्यादा सख्त हो स्टोमिक, और उसके बाद कभी कभी वो उल्टी भी कर देती है। तो आपने क्या कहना है, आपने कहना इसके अंदर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो बेहतरीन मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर का एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कौन कौन से पॉइंट